ये आप भली बात ही जानते हैं। और मेरा भी आज यहाँ पे प्रवास बना और आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बना और आप सभी प्रमुख यहाँ के जो लोग हैं सभी इकट्ठे हुए कम समय की सूचना पे, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र हो चाहे किसी भी प्रांत में गए तो प्रवासी के लिए जो मारवाड़ी जो जाता था, क्योंकि देश भर में अधिकतर कोई बाहर जाकर अगर कोई बिजनेस करता है तो मारवाड़ी करता है, बाकी बहुत कम या बिहार के लोग बाहर आते हैं या राजस्थान के लोग बाहर आते हैं। और ये आज से नहीं है, जब से लगभग 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, 50-60 साल हो गए। कई लोगों को मैं प्रवास में जाता हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर या साउथ, 5 पीढ़ी पहले हमारे दादाजी आए थे, तो कोई कहता है 3 पीढ़ी हो गई, कोई कह रहा है 100 साल हो गए हमारे दादाजी यहाँ पे आए। तो ये मालवे पे जाने का पहले कहते थे मालवे जौसा, लेकिन वो जाकर वहीं पर बच जाते थे। पर उन्होंने उनसे जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं हमने यहाँ पर जो स्थापित किया है तो इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। यहाँ पे हमने अपनी जान को भी जोखिम में डाला था और मजबूरी थी, हमें वहाँ से घर छोड़ के आना भी था। तो लेकिन हमारे यहाँ पे आने के बाद उनके कई परदादा दादा और उसके बाद में इसी पीढ़ी के अंदर हमें सब पता है, ज़्यादा पुरानी बात, नक्सलवाद कितना फैला हुआ था। आसाम के अंदर गाड़ी जाते थे, बिहार के अंदर लूट ली जाती थी, झारखंड में लूट ली जाती थी कोई गाड़ी। मुझे तो इतना कहना है कि गुजरात जाने की कहाँ जरूरत है, राजस्थान के अंदर भी गाड़ी को लूट लिया जाता था। ये अपने वहाँ पर कानबाई लगती थी आबू रोड के आसपास, मेरी खुद की बस चलती थी, कानबाई आगे पुलिस चलती थी, 10 गाड़ी इकट्ठा करते, 20 गाड़ी इकट्ठा करते। ज्यादा क्या 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले राजस्थान के अंदर भी गाड़ी चल नहीं पा रही थी। ये हमें सोचना होगा कि राजस्थान में भी कानबाई लगती थी, जहां से अब जो हमारा गांव है, हमारा सबसे शांत प्रदेश जिसको कहते थे, बाकी जगह तो ठीक थी, अब सब जगह अराजकता फैली हुई थी। लेकिन 10 साल में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की स्थिति पर आ चुका है। बहुत कम जगह पर पॉकेट बच गया होगा, बाकी सब जगह नक्सलवाद खत्म। इन 10 सालों में आतंकवाद समाप्त। आतंकवादी की औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के अंदर कहीं आकर आतंकवाद की कोई गतिविधि कर ले। और जब वो सोचता है ना, करना तो बहुत दूर है, सोचने लगता है ना, तब भी उसकी पतलून गीली होना शुरू हो जाती है कि उनके बाप नरेंद्र मोदी वहां बैठे हैं। ये सोचना भी उनके लिए बस का रोग नहीं रहा है। आतंकवादी कोई हमला करता है ना, तो उसका ईंट से जवाब पत्थर से तुरंत दिया जाता है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा जाता है। यहाँ पर दंगे कितने होते थे। गुजरात जो शांत प्रदेश है आज, वो सबसे ज्यादा दंगों वाला प्रदेश होता था। अरे बड़ौदा अहमदाबाद तो आपको याद है, जहाँ कर्फ्यू लगते थे, सेना भी लगती थी, गांवों के अंदर क्या हालात थे। लेकिन इन 10 सालों के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, इन 10 सालों के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, ये हम सभी को सोचना चाहिए, विशेषकर प्रवासी भाइयों के लिए। क्योंकि आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, खुश बैठे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मेरे व्यक्तिगत कोई काम हो सकता है, नहीं हुए हो या होंगे, हम बाहर से यहाँ पर आ गए, हमारा सब कुछ छोड़ के आ गए, हमारे परिवार रिश्ते नाते बहुत पीछे है वहाँ पे राजस्थान के अंदर है, किसी के हरियाणा में है, किसी के और किसी प्रदेश के यहाँ पर आए हुए हैं, पंजाब के भी हैं, सब परिवार राजस्थान आता तो हम छोड़ के आए रहे यहाँ पे। हमारे सब वहाँ पर बैठे हैं, दादा परदादा है तो, या हमारी बहन है, बुआ भोपी या फूफा, रिश्ते नाते सब वहाँ छोड़ के आए। वहाँ आए किस लिए कि हम कुछ पैसा कमाएं और अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं। आज हम सभी जिस तरह से सक्षम लोग हैं यहाँ पर, कुछ समय के बाद में मैं आपको कह सकता हूँ कि एक ऐसी श्रेणी होगी इस देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा इस देश में। आज ईमानदारी के साथ में
गरीब का मतलब क्या हो गया? जिसके खाने पीने की भी समस्या हो। गरीब का मतलब क्या होता है कि जिसके लाइट नहीं हो, जिसके घर पर पानी की समस्या हो, जिसके घर पे शौचालय नहीं हो। गरीब का मतलब वही होता है जिसके ये समस्याएं हो कि वो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो, मकान भी नहीं हो, वो गरीब होता है। और हम में से यहाँ पर बैठे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सेठ होगा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर जितने बैठे आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हमारे घर के छत के ऊपर चीने नहीं थी, हमारे छत के घर के ऊपर नहीं था। ये मैं 90% लोग हो गए। ऐसे आज से 10-15 साल के अंदर किसके पक्के मकान बने, मुझे हाथ खड़े करके बताओ। पहले सभी, मैं झोपड़े के अंदर रहा हूँ, हाथ खड़ा भले मत करो ना संकोच में। मेरे घर पे नहीं था आज से 10-15 साल पहले पक्का मकान। मेरी माता जी फैमिन पर जाती थी, हमारे कच्चे झोंपड़े में हम रहते थे। यहाँ पर बैठे सबके घर में लगभग, ये तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनो और गांव में सड़कें बनो, और सड़कें बने तो पक्की मकान की ईंटें आ गई हो या चीने आ गई हो, वरना सड़क के अभाव में जाए तो भी क्या जाए, जाने का संभावना ही नहीं भाई साहब। वहाँ पे गाड़ियाँ ही फंस जाती थी, कहाँ जाए, खाली गाड़ी फंस जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में देश में एक ऐसा लगने लगा कि देश अब वापस उठ खड़ा हुआ है। लेकिन फिर 10 साल हमने खराब कर दिए। 10 साल ऐसी सत्ता रही जिन्होंने सिर्फ इस देश को लूटने का काम किया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन 10 सालों के अंदर हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर। जो मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, इन 10 सालों के अंदर सबने लूटने का काम किया। उसमें उस समय सबने लूटने का काम किया। लूटो, जितना लूट सको जितना। रोज अखबार उठाते सबसे पहले एक ही न्यूज आती थी, घोटाला, भ्रष्टाचार, घोटाला घोटाला। ये घोटाला, किसी प्रकार का घोटाला छोड़ा नहीं, आकाश से लेकर पाताल तक घोटाला ही घोटाला। वो पैसा किसका था भाई? हर व्यक्ति टैक्स देता है देश के अंदर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वो टैक्स नहीं देता। गरीब भी टैक्स देता है इस देश के अंदर। अब बाजार के अंदर अगर साबुन लाने के लिए जाएंगे तो भी वहां पर दुकान वाला टैक्स लेता है। गया तो आखिर कंज्यूमर के वहीं से ना टैक्स। तो अंतोगतवा देना जनता के, गरीब और हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसी से देश चलता है। और वो पैसा खाने का काम इन लोगों ने 60 साल तक किया। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है इस देश के अंदर। देश के अंदर आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। देश के अंदर एक ऐसा अस्थिरता आ गई थी कि अब इस देश का होगा क्या। और ऐसे समय में एक ऐसा नेतृत्व आया प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में। आप सब ने उस समय आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। और उसके बाद में जिस तरह से देश के अंदर काम हुआ है इन 10 सालों के अंदर, मैं आपको ईमानदारी से, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। जो 1 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम थी, प्रत्येक व्यक्ति की एवरेज इनकम थी, वो बढ़कर आज 2 लाख रुपए हो गई पर कैपिटा इनकम। और देश अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। सबसे पीछे जो था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में पहुंच गया। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, जो हमारे ऊपर राज करता था उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया। अब इंग्लैंड भी हमसे पीछे है, जो अंग्रेज है वो भी हमसे पीछे हो गए। अब हिंदुस्तान आगे निकल चुका है 5वें स्थान पे। और मोदी जी ने कहा कि अगले 4 साल में, अगले कार्यकाल के अंदर हिंदुस्तान दुनिया का 3रा नंबर बन जाएगा। फिर सिर्फ 2 देश बचेगा। और 2047 आते आते उससे पहले हम अमेरिका और सबको पीछे छोड़कर दुनिया का 1 नंबर अर्थव्यवस्था होगी तो हिंदुस्तान की होगी। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी से प्लानिंग कर दिया शुरू। ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी बात नहीं करते, सत्यता जो करते हैं वो काम धरातल पर करते हैं। रात को 4 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद लेता है वो व्यक्ति। सिर्फ उनके मन में कि मेरा देश और मेरा देश। इसीलिए उन्होंने 10वें स्थान से 5वें स्थान पर ले आए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अब 5 साल की पंचवर्षीय योजना नहीं बनाते, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, इन्होंने 5 साल की वर्ष की योजना इसलिए बनाई कि उनके साल तक कि 5 साल बाद में पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो खाना है हम ही खा रहे हैं।
अगली बार पता नहीं कौन आएगा। हमने योजना बनाई और उसका पैसा वो कहीं नहीं, क्योंकि बिल तो बाद में बनता है ना, कोई वो ना खा ले, हमारा काम हम ही पूरा करें। मोदी जी ने कहा कि मुझे 25 साल का टारगेट चाहिए, 25 साल बाद हिंदुस्तान में क्या होगा सभी मंत्रालयों को कह दिया है, कृषि मंत्रालय से लेकर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे, सिविल एविएशन, जितने मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, सभी को कि हमें टारगेट बताओ कि 2025 में आप क्या करोगे, वो मुझे आज चाहिए। ऐसा कोई सोच सकता है क्या? 25 साल बाद में क्या होगा वो मुझे आज बताओ। इसके लिए क्या क्या करना होगा, देश की गति क्या होगी, देश की स्पीड क्या होगी, देश में रोजगार कितने होंगे, उस समय किस किस स्कीम से कितना रोजगार मिलेगा, ये सारी बातों को सोचकर सारे IAS अधिकारियों को इकट्ठा किया। कहा मुझे 4 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए कि आप देश के अंदर 2047 के अंदर क्या करोगे, अपने अपने मंत्रालय की रिपोर्ट दो। तो पर कैपिटा इनकम की जो मैंने बात की कि पर कैपिटा इनकम 1 लाख से 2,000 लाख हो गई, ये उन्होंने जिस तरह से फिर कहा वित्त मंत्रालय को, आप बताओ कि किस तरह से करोगे कि 2047 में पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, पर व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी होगी। तो उसका भी आंकड़ा करके बता दिया कि 2047 में आज जो 2 लाख है, 2047 में 22 लाख और 80,000 रुपए पर कैपिटा इनकम होगी। आज देखा देश के अंदर एयरपोर्ट है, आज वो 2047 में कितने एयरपोर्ट होंगे, कहां होंगे मुझे बताओ, और कहां से किसको कनेक्ट करेंगे, सारे उसका प्लानिंग आज बना दिया। और 2047 में जो आज जो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश में जो कितने थे एयरपोर्ट, 74 एयरपोर्ट थे, और वो आज 149 हो गए, यानी कि डबल से अधिक। और मोदी जी ने कहा ये तो डबल कर दिए, कोई बात नहीं, 2047 में कितने होंगे, तो वो जो सिविल एविएशन मंत्रालय ने जो बताए, उन्होंने कहा कि हम 900 से अधिक एयरपोर्ट इस देश के अंदर खड़े करेंगे। और यहाँ से 900 एयरपोर्ट होंगे तो फ्लाइटें कितनी होगी, फ्लाइटें कितनी होगी तो देश की स्पीड कितनी बढ़ेगी, वो आप सोचो। ये तो एक इकोनॉमिक वाला व्यक्ति सोच सकता है कि किस रफ्तार से देश आगे बढ़ेगा। हमारे आसपास के देश है, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका, उन सबसे कंपटीशन करते हुए हमें आगे निकलना है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि 2047 में ट्रेनें हैं, अगर वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो शुरू हुई है वो भी तो 60, और उसका भी फिगर तय कर दिया। और अब आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी कहा लगभग 950 वंदे भारत ट्रेनें इस देश में चलेंगी। बुलेट ट्रेनें अभी एक भी नहीं है, लेकिन 2047 में कितनी होगी वो भी बता दूं कि उस समय तक लगभग 35 बुलेट ट्रेनें इस देश के अंदर चलेगी, ये भी तय है। इसी प्रकार से सारे आगे के तय कर दिए कि कहां कहां हाईवे बनेगा, कहां टनल बनेगा, किस तरह की सड़कें होगी, सड़क के ऊपर सड़क चलेगी वो कैसी कितनी होगी। ये सड़क चल रही है, सड़क के ऊपर सड़क भी सेट होगी कि जिस तरह से जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली जयपुर की सड़क के ऊपर एक सड़क और बनेगी। इस प्रकार का एक देश के अंदर सोचने वाला व्यक्ति जो आज की चिंता नहीं करते, वो 2047 की चिंता करते हैं और गरीब कल्याण की योजना बनाते हैं, स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, खुद के उनके अपने पैरों पर खड़े हो जाए। इस प्रकार की सोच नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं। ऐसी सोच अगर हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने पहले रख ली होती तो हमारा देश कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। आज मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत का मतलब है देश में कोई गरीब नहीं होगा, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से दुनिया में 1 नंबर देश होगा, चाहे वो हर प्रकार से, चाहे वो आज आपको पता है आज से 10 साल पहले हमारे मोबाइल के डेटा हमारे क्या थे, हमारे आने वाले के पैसे लगते थे, जाने के भी पैसे लगते थे। मोबाइल पर बात क्या करें, सेकंडों में गिनती होती थी। 10 साल पहले मोबाइल के ऊपर सेकंड में बात करते थे कि अगर 59, 50, 55 सेकंड होते, हम फोन की तरफ देखते थे कि 1 रुपया लग जाएगा, तुरंत काटो। डेटा कितना होता था, 1 GB के भी 399, 2 GB के 399 रुपए लगते थे। इस तरह से मोबाइल के ऊपर बात करना तो बहुत मुश्किल होता था। अगर एक परिवार का भी मैं कहना चाहता हूं अगर मोबाइल का डेटा और पैसा बचाए ना, तो पहले तो आपको बताऊं उस समय 1-2 मोबाइल होते थे घर में, आज हर घर में 5-5, 7-7 मोबाइल है, 10-10 मोबाइल है। 10 मोबाइल का अगर उस हिसाब से अगर डेटा अगर चलता है आपका, तो उस समय हमारा 1000 रुपए से कम खर्चा नहीं आता था एक मोबाइल का। एक परिवार में अगर 500-700 रुपए मोबाइल के लगते हैं, आज वो अगर इतना सस्ता अगर डेटा हो गया है, हम दिन भर बातें करते हैं,
अगर एक मोबाइल का भी अगर 500 अगर खर्चा कर ले कम, अगर 500 रुपए का खर्चे से अगर 10 मोबाइल है तो 50,000 रुपए खर्चा बचता है। इन 10 सालों के अंदर कितना, 5 लाख रुपए तो हमारे मोबाइल से बचा दिए मोदी जी ने, हमें पता ही नहीं चला। गलत कह रहा हूं क्या? अगर सोचो आप, मोबाइल हमारा देश इंपोर्ट करता था, आज एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। आज 1,25,000 से अधिक करोड़ का मोबाइल हम एक्सपोर्टर देश है। हम चाइना और दूसरे देशों से खरीदते थे, आज हम दुनिया को बेचने वाले देश बन गए। आज हथियार हम दुनिया से खरीदते थे, आज दुनिया को बेचने वाला देश भारत बन गया है। आज ये सबसे बड़ा काम कि हमारे देश के सैनिकों के पास में रात को देखने के चश्मे नहीं होते थे, अंधेरे में देखने के हम दूसरे देशों से आयात करते थे। आपको यह भी बता दूं कि हमारे सैनिकों के पास में बंदूकें होती थी, वो भी किस प्रकार की क्वालिटी की होती थी। सामने वालों के पास में अत्याधुनिक हथियार होते थे, हमारे पास में अत्याधुनिक हथियार नहीं होने की वजह से हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे। हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट होते थे, दूसरे देशों से खरीदते थे, और वो भी नकली आते थे। भ्रष्टाचार कितना होता था, उसमें से गोलियां चल लग जाती थी, बेचारा सैनिक शहीद हो जाता था। अब हम बनाने वाले देश बन गए। खिलौने बेचने दुनिया को हम खरीदते थे, इंपोर्ट करने वाला था, आज खिलौनों को बेचने वाला देश बन गया। कृषि के अंदर भी उत्पादन हमारा 1.5 गुना बढ़ गया, यानी कि लगभग 25 से 30% हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ा है। ये सारी चीजें करते हैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में किए है ना, ये काम, ये तो मैंने गिनती के बताए इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस तरह से हाईवे हैं, आज भारतमाला की सड़कें बॉर्डर के ऊपर बन गई है। जिस सड़क पर कभी आपको पता है कि गाड़ी नहीं चलती थी धोरों के अंदर, आज उसी सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। ये तो आपने बाड़मेर के अंदर देखा है, फाइटर हवाई जहाज उतर रही है उसी सड़क के ऊपर, जहां गाड़ी चलती है भाई साहब उसी पे हवाई जहाज उतर रहा है। इन 10 सालों के अंदर जो ऐसी बहुत काम हुआ है, भारतमाला सड़कें हैं, चाहे ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम हो, लाइटिंग का जिस तरह से काम हुआ है, नए नए रेलवे स्टेशन, सुंदर सुंदर रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास के लोगों के लिए, ताकि कोई टूरिस्ट आए, कोई देखे तो हिंदुस्तान कैसा। सबसे पहले आदमी को पता कहाँ चलता है कि हिंदुस्तान की शक्ल क्या है, हिंदुस्तान कैसा है। सबसे पहले व्यक्ति ट्रेन से उतरता है, ट्रेन में बैठता तभी पता चल जाता है। अगर खटाड़ा गाड़ी के अंदर चलेगा तो कहेगा हिंदुस्तान में क्या है, गरीबी है। और हिंदुस्तान को गरीब कहते थे भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में लोग जाते थे तो कहते थे हिंदुस्तान गरीबों का देश है। और सच्चाई भी है कि गरीबों का देश था, क्योंकि हमारे गांवों के अंदर लोग फोटो खींच के विदेशी जाते थे कि रोटी बनाती थी तो चूल्हे के ऊपर धुएं के अंदर रोटी बनाती, उसका फोटो छापते थे मैगजीन में, कह दिए देखिए हिंदुस्तान में गैस भी नहीं है। इसी प्रकार के सोच जाती थी, बेचारे बाहर लोटा लेके उसका फोटो खींचते कि हिंदुस्तान में महिलाएं बाहर जाती है सोच जाने के लिए, फिर किसी अखबार में छापते थे। घर में अंधेरे के अंदर लालटेन के अंदर पड़ते हुए बहन भाई का फोटो खींचते के देखिए हिंदुस्तान में घरों में लाइट भी नहीं है, इसलिए देखिए हिंदुस्तान की गरीबी। इस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर गरीबी को जिस तरह से पता है आपको कि पानी का घड़ा दूर से लाती हुई देखती, उसके सिर पर ढोता हुआ और उसके फोटो खींचकर फिर मैगजीन में छापते कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है, इसलिए कोई हिंदुस्तानी जाता था तो उसको हीन नजरों से देखा जाता था। लेकिन आज उसी हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर किसी भी देश में जाता है तो वहां के लोग उनका सम्मान करते हैं कि ये मोदी जी के देश से आए हैं, मोदी जी के देश से आए। ये परिवर्तन जो हुआ ना मेरे भाइयों, ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत तपस्या, बहुत मेहनत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो 10 सालों के अंदर, इन सालों के अंदर हुआ काम, अब भारत के अंदर वास्तव में मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि भारत अब तरक्की कर रहा है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने, आज यही अगर जवाहरलाल जी नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे फर्स्ट टाइम, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भारत की तस्वीर कुछ और होती, कब का फिक्स होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल सच्चाई के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि वो चाहते वैसा होने नहीं दिया था उस समय उन्होंने। और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की थी इस देश के अंदर आजादी के, सिर्फ दो लोगों ने देश का बंटवारा किया, 2 व्यक्तियों की चाहत थी भाई साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रत्येक जी, 2 व्यक्तियों की गलती की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ, 2 व्यक्तियों की अपनी खुद की निजी चाहत की वजह से। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और जिन्ना चाहता था मैं प्रधानमंत्री बनूं।
दोनों सिर्फ प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, भारत के बंटवारा करवा दिया उन्होंने। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो जाए। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि मेरी लाश के 2 टुकड़े होंगे तब भारत के बंटवारे होंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी से भी आगे निकलकर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के 3 टुकड़े करवा दिए। एक जाकर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, वहां पर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बना, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता, दोनों एक ही देश थे। फिर वो तो अलग बाद में हुआ। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिन्ना बना और भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना। और जवाहरलाल नेहरू जी जिस प्रकार के उन्होंने निर्णय लिए थे उस समय, क्योंकि उनकी सोच ही विदेशी सोच थी, उनका उस समय का क्या सोच थी, और उसी का परिणाम रहा कि भारत के अंदर एक देश में 2 निशान 2 विधान। भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह का निर्णय हुआ, वहां उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मना किया था कि यह गलत निर्णय हो रहा है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा कि यह गलत निर्णय है, आप ऐसा मत करो, एक देश में 2 निशान 2 प्रधान। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू जी की निजी हित के लिए, उस निजी हित पर मैं नहीं जाना चाहता। क्या निजी हित था वो तो वही बता सकते हैं, या और लोगों की पुस्तकों के अंदर अच्छे से पढ़ोगे आप तो उसमें मिल जाएगा कि उन्होंने अपने उनका क्या स्वार्थ था। निजी स्वार्थ के अंदर धारा 370 लगाई जम्मू कश्मीर के अंदर और कहा कि वहां का प्रधानमंत्री अलग होगा, वहां का कानून अलग होगा, वहां का झंडा अलग होगा। एक देश के अंदर 2 देश कैसे चल सकते हैं? इसीलिए हिंदुस्तान से अलग, हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तान का या व्यक्ति वहां पर जाता था तो लोग कहते हैं हिंदुस्तान से आया है। हिंदुस्तान के अंदर होते हुए भी कहते थे हिंदुस्तान से आया, क्या हमारा अलग देश था क्या? जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की वजह से इस देश के अंदर 44,000 से अधिक देश के नागरिकों ने, सैनिकों ने जान गंवाई इस धारा 370 के लिए। 44,000 से अधिक देश के नागरिकों ने जाने गंवाई, देश को कमजोर किया, देश आतंकवाद की भेंट चढ़ा। कितना कमजोर हुआ उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। इस देश के अंदर जितना भी एमुनेशन खर्च करना हो, पूरा खर्चा जम्मू कश्मीर के ऊपर सेना का खर्चा होता था, देश का पैसा था, वो देश के टैक्स का पैसा जो जनता देती है उस पैसे में से वहां खर्च हुआ, अस्थिर हुआ देश का। हालात ऐसे बने, धारा 370 लगा दी उन्होंने। और तो और आपसे कहना चाहता हूं कि उस धारा 370 को वजह से देश के अंदर ऐसी स्थिति बनी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, 4 जातियां हैं हमारी, और 4 जातियों और 4 वर्ग के लिए मैं काम करूंगा भविष्य में भारत को विकसित बनाने के लिए। और वो 4 जातियां कौन सी हैं? एक तो युवाओं को सशक्त करना होगा, उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना होगा, उनको स्किल डेवलपमेंट करना होगा, उनके गांव के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो मैं बताना चाहता हूं, जापान हमसे पीछे था, कोरिया हमसे पीछे था। 1945 के अंदर जापान बर्बाद हो गया। जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे और परमाणु बम के अंदर उनका तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया उनका। लेकिन जापान के अंदर उस समय बर्बादी, और 1945-46 के अंदर भारत आजाद हुआ, 2 साल का डिफरेंस था। जापान दुनिया को पैसा देने वाला बन गया, दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करने लग गया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन में पार्टनर बन गया। हिंदुस्तान दूसरे देशों में पैसा लगा रहा है जापान, जबकि सिर्फ 2 साल हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था और वो बर्बाद हो गया था। स्थितियां दोनों की सम्मानी थी। और देखिए, वो देश छोटा था, ये देश बड़ा था। यहाँ पर मार्केट था, बड़ी बाजार थी, यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन जापान के अंदर लोग कम थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी तरक्की की क्योंकि उस समय के जो शासक थे ना, वो राष्ट्रभक्त थे। वो जवाहरलाल जी नेहरू जी जैसे नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी जी जैसे थे, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे शासक उस समय जापान और उस समय हुए थे, जिन्होंने इस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, नेशन फर्स्ट पे काम किया, हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति को जागृत करने का काम किया। हर व्यक्ति को कहा कि हमारे लिए देश पहले है, बाकी सब बाद है, हमें बर्बाद कर दिया लेकिन हम वापस खड़े होंगे, पूरा देश के साथ की आवश्यकता है। और जापान ने क्या किया? जापान के उस समय जो देश के शासक थे, उन्होंने जनता के अंदर, जिस तरह से मोदी जी ने आज हर व्यक्ति को कहा कि हमारे लिए देश पहले है, वो उस समय उन्होंने कही। और उसका परिणाम क्या रहा कि जापान के अंदर कोई व्यक्ति अगर किसी भी नौकरी भी जाता था ना,
नौकरी पर जाता था जापान का व्यक्ति, तो वो रात को अगर सुबह उसका 9 बजे ऑफिस जाने का टाइम होता था, रात को शाम को 5 बजे ऑफिस समाप्त होने का टाइम होता था, तो व्यक्ति 5 बजे की जगह पर 8-8 9-9 बजे तक काम करता था। जापान के लोग 8-8 9-9 बजे तक, उनका ऑफिस का टाइम 5 बजे खत्म हो गया, फिर भी वो करता था काम। गांव गांव के अंदर उन्होंने उस समय युवाओं को कह दिया कि आप अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाओ, जो सुविधा चाहिए वो देगा। आज भी जापान का अगर मेड इन जापान आइटम देखते हैं तो हम इलेक्ट्रिक आइटम में सबसे पहले कहते हैं कि ये ओरिजिनल चीज है, क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता को महत्व दिया और उन्होंने पूरे देश दुनिया के अंदर मेड इन जापान को पहुंचा दिया। घर घर में वहां पर काम हो रहा है इलेक्ट्रिक आइटम का, घर घर में। जिस तरह से हमारे यहाँ पर कई कई जगह पर जहां जहां आप देख रहे हो कि गाँवों के अंदर हैंडीक्राफ्ट का काम हमारी बहनें करती है, वैसा उस समय युवाओं को घर घर में शुरू करवा दिया, हर घर में कि आप इलेक्ट्रिक में काम करो, जो सुविधा चाहिए हम देंगे। और खुद युवा वहां पर खुद खड़ा हो गया, खुद गांव गांव में बिजनेसमैन बन गया। और उसके बाद में उन्होंने ऑफिस जाना आना जो भी था, उसमें भी मैंने कहा ना, जैसे ऑफिस जाने का टाइम था 3 घंटे एक्स्ट्रा 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना, ये सब कर रहे थे। तब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति गया वहां जाकर उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे ऑफिस का टाइम तो 5 बजे समाप्त हो गया, तुम 7 बजे 8 बजे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तो जापान के लोगों का जवाब था कि 5 बजे तक हम जो काम करते हैं वो हमारे स्वयं के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद का जो 2-3 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं वो हमारे देश और हमारे राष्ट्र के लिए करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ? इसका उल्टा। हिंदुस्तान के अंदर कामचोर, जिनका ऐसे कई अधिकारी, ऐसे कई लोग कर्मचारी थे, प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, ऑफिस जाने का टाइम होता है उससे 1 घंटा लेट पहुंचना, और ऑफिस से छुट्टी लेने का अगर 5 बजे का टाइम है तो 3 बजे घड़ी देखना शुरू कर देते थे और 4 बजे ऑफिस छोड़कर चले जाते। भले ऑफिस फाइलें पड़ी है तो पड़ी है, जब तक फाइल पर वजन नहीं रखा जाता तब तक वो लटकी रहती थी। ऐसी स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जापान में इसमें उल्टा था, इसलिए जापान तरक्की कर गया। ऐसा नहीं कि जापान में हड़तालें नहीं होती थी, यहाँ भी लोग अपनी मांग के लिए लड़ते हैं, वहां भी लड़ते थे। ऐसा नहीं कि अपनी मांग हक के लिए लड़ते, लेकिन उनकी हड़ताल करने का भी तरीका मजे का था। देख लो, वो आंदोलन करते थे लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते थे। वो अगर किसी को अपनी मांग को मनवाना है तो बाध्य करने का तरीका भी भाई साहब दूसरा होता था। एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ, जूते बनाने वाली फैक्ट्री है। अगर जूते बनाने वाली फैक्ट्री होती थी तो उसमें वो हड़ताल करते कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं मानते तो वो जूते 2 बनाने वाली जो थी वो कहते एक जूता दाएं पैर का शुरू कर देते थे, बायां छोड़ देते थे। जब हमारी मांग पूरी होगी तब हम बायां जूता शुरू कर देंगे। जब मांग पूरी होती बायां शुरू कर। प्रोडक्शन नहीं रुका, देश कहाँ रुका? मांग पूरी होती ही प्रोडक्शन वापस उसका शुरू हो गया, प्रोडक्शन तो नहीं रुका ना देश का। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो उस समय जापान के अंदर वो स्थितियां थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अब देश आगे बढ़ चला है, देश आगे तरक्की कर रहा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, जो हमारी 4 जातियों पे, जैसा मैंने कहा, युवाओं के लिए महिला सशक्तिकरण पे बल दिया जा रहा है। महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो, महिलाओं को आगे लाना। तीसरी जाति उन्होंने कहा किसान को ताकतवर बनाना, किसान सशक्त बने। और चौथी जाति उन्होंने कहा गरीब के कल्याण की योजना बनाना। आज गरीबों के कल्याण की योजना, गरीब के सामने संकट क्या है? गरीब बाहर निकलना चाहता है गरीबी से, लेकिन वो निकल नहीं पाता बेचारा। क्या करे? तड़पता है ऐसे कि मैं निकलूं गरीबी रेखा से बाहर। जिस तरह से आदमी पानी में डूबता है ना, उस समय हाथ पैर कैसे मारता बचने के लिए जब तैरना नहीं आता है, वैसे ही गरीब चाहता है कि मैं बाहर निकलूं। लेकिन उसी समय उसके फिर कोई संकट आता है, क्योंकि उसके घर में कभी शादी आती है, 2-3 लाख खर्च हो जाते हैं, बेचारा इतना ही कमाता है। फिर वो कुछ पैसा और कमाता है, तब तक उसके किसी घर में मृत्यु हो जाती है, तो फिर 2-3 लाख खर्च हो गए, फिर बेचारा गरीब का गरीब। या वो मकान बनाना चाहता है लेकिन मकान चला जाता है, सपना उसका पूरा नहीं होता था। इस तरह से गरीबों को एक सहारा, अगर डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए ना, वो व्यक्ति भंवर से निकल सकता है। वो सहारा बनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबों को जैसे इलाज के लिए खर्चा हो जाता बेचारे के 2-3 लाख रुपए, उसमें डूब जाता, फिर वापस बाहर नहीं आ पाता। मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया, ताकि कम से कम वो पैसा तो बचे। प्रधानमंत्री आवास बनाया ताकि वो पैसा तो उसके 1.5-2 लाख रुपए खर्चा लगता वो तो बचे।
किसानों को 6,000 रुपए देना किया शुरू, ताकि किसान के ये 6,000 रुपए साल के लग देते तो उससे उनके जो छोटे मोटे बीज का खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा वो तो निकले। ऐसे ही फ्री अनाज देना शुरू किया 80 करोड़ लोगों को, ताकि जो 50-60 हजार अनाज का खर्च होता है साल का वो तो बेचारे का नहीं लगे, ताकि वो इतना सारा मिल गया तो वो बाहर निकल जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, पिछले 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोग ऐसे बीपीएल थे जो गरीब थे, उनको बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। 25 करोड़ लोग बाहर निकल गए गरीबी रेखा से। और मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक, और उससे पहले 2025 कहां पे 35 तक इस देश में कोई गरीब नहीं रहे। बीपीएल की सूची को समाप्त करके सबको सामान्य जीवन जीने के लिए उनको सपोर्ट करना, इस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे एक बात बताओ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात दिन लगे हुए हैं, कर रहे हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन के अंदर गरीबी देखी है, देश के हालात को भी देखा है, विदेश के आसपास के पड़ोस के देशों के क्या कृत्य है वो भी देखे हैं उन्होंने, देश के अंदर अराजकता को भी देखा है, देश के अंदर नक्सलवाद को भी देखा है, देश के अंदर उन्होंने आतंकवाद को भी देखा है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी रेखा भी देखी है कि गरीब व्यक्ति की समस्याएं क्या होती है। बचपन के अंदर उनकी माँ को रोटी का धुएं के अंदर बनाते हुए उन्होंने देखा, उन्होंने कच्चे मकान के दर्द को देखा, बिना लाइट के उन्होंने खुद ने देखा। चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बनता है ना, उसको पता होता है कि गरीबी उसकी क्या समस्या होती है। आप और हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में चाय बेची है, और जो चाय बेचता है सोने की थाली या चांदी के चम्मच में भोजन करने वालों को पता नहीं होता कि देश की समस्या क्या है, देश का दर्द क्या है। जिनको लाल मिर्च और हरी मिर्च का अंतर नहीं है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के अंदर देश चलाया उन्होंने। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा नेतृत्व तो मिला है, प्रधानमंत्री जी रात दिन लगे हुए हैं। मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री बनने के बाद तो आदमी का क्या है, सब कुछ फिर तो मिल गया। दूसरे पहले भी तो प्रधानमंत्री बने ना, इतना तड़पते क्या थे क्या देश के लिए, देश के गरीब के लिए इतना तड़प होती थी क्या कि पहले देश के लिए सिर्फ कहते थे गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, मटी नहीं, गरीब मिट गया बेचारा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने, आपको पता होगा कि रात दिन लगे हुए हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। अगर मुझे आप बताओ, आप में से कोई भी व्यक्ति बैठा है, आपके आकर कह दे कि भगवान आए और कहे बेटा बोल तेरी क्या मनोकामना है, तेरी तपस्या है, तेरा को मैं फल देता हूं, तो यही कहेगा ना मैं देश का प्रधानमंत्री बना दो। मुझे प्रधानमंत्री बनाने की तो कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बावजूद भी कर रहे हैं, लगे हुए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश का पूरा परिवार मानते हैं। वो कहते हैं कि मेरा देश परिवार है। वो जनता नहीं मानते उनको कि देश की जनता है, मुझे जनता के लिए करना है। वो कहते हैं मेरे देश की जनता नहीं है, मेरे देश का परिवार है। और उस परिवार का ही फल है कि उन्होंने कोरोना के संकट के अंदर देश को साथ जोड़ते हुए और कहा कि मेरे देश का कोई भी रात को व्यक्ति भूखा नहीं सोए, सबको फ्री में राशन देने का काम किया। उस समय सबको टीकाकरण करने का काम किया, फ्री में टीकाकरण करने का काम किया। कहा कि दुनिया में मेरा देश 1 नंबर पर होना चाहिए, हर जगह पर मेरे देश का नाम आना चाहिए। कहीं पर भी चर्चा हो तो कि सबसे बेस्ट हिंदुस्तान में कहां पर है, तो हिंदुस्तान का नाम आए। हमारे पास सिर्फ पहले 7 अजूबे थे, उसकी चर्चाएं होती थी दुनिया भर में 7 अजूबा, जिसमें से एक हमारे यहाँ पर ताजमहल को बना रखा था। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर अजूबा हमारा होना चाहिए। दुनिया की सबसे लंबी टनल अगर दुनिया में कहीं बने, सुरंग बने, तो वो भी कहा मोदी जी ने कहा हमारे देश में होनी चाहिए। और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी ने बना के बता दी। अब जब भी आंकड़ा में आएगा तो सबसे लंबी सुरंग का हिंदुस्तान का आएगा नाम। दुनिया के सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है, अगर ये बात आएगी तो वो भी हिंदुस्तान में आएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है। और इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि सबसे लंबा हाईवे कहाँ होना चाहिए, अगर कहीं चर्चा हो तो हिंदुस्तान में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबा हाईवे, दुनिया का सबसे लंबा हाईवे बन रहा है तो हिंदुस्तान में। ये भी कह दिया कि दुनिया में वैक्सीनेशन सबसे पहले किसका बनेगा, हिंदुस्तान का बनना चाहिए। सब देशों में होड़ मची हुई थी, विकासशील देश लगे हुए थे कि पहले कौन बनाए। हमारी एक वैक्सीनेशन के लिए आप सबको बताना चाहता हूं, अगर चेचक का जिस तरह से टीका आया, टीबी का जो टीके आए, उसको 30-30 साल लगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आने में। हम दुनिया के देशों से खरीदते थे और उनको हम
इसलिए खरीदते थे। हमारे साइंटिस्टों में उस समय कमी नहीं थी, साइंटिस्ट ऐसे ही थे, दुनिया के अंदर जाकर रिसर्च करते थे। लेकिन उनको कमीशन कहां से मिले? अगर वहां से खरीदेंगे तो कमीशन मिलेगा। इसलिए कमीशन खोर यहाँ पर वैक्सीनेशन पैदा नहीं होने देते थे, कंपनियों से मिले हुए थे, विदेशी लोगों से, ताकि यहाँ पर वैक्सीनेशन तैयार नहीं हो जाए। लेकिन मोदी जी ने हमारे साइंटिस्टों को कहा कि हमें सबसे पहले बनाना है, जो भी तुम्हें सहायता चाहिए वो हम तुम्हें सहयोग करेंगे। और दुनिया का सबसे पहला वैक्सीनेशन बना टीके का, अगर कोरोना का, तो वो हिंदुस्तान में बना। एक नहीं दो बने, और सिर्फ एक ही नहीं दो बने। कहा कि सबसे पहले अगर वैक्सीनेशन का नाम आएगा तो कहा आएगा कि हिंदुस्तान का आ जा रहा है। इसी प्रकार से अगर चांद पर पहुंचने की बात आई तो चांद पर पहले कौन पहुंचे? पीछे से चले, हम पहले पहुंचेंगे। कई पहले लगे थे कि हम पहले पहुंचेंगे, लेकिन हमारे जब पहली बार हमने चांद पर पहुंचने की प्रयास किया तो असफल हुए। तो नरेंद्र मोदी जी वहां पर खड़े होकर साइंटिस्टों को कहा कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, देश पूरा आपके साथ है, कोई बात नहीं, आप असफल हो गए, लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ दोबारा लगो, अगली साल हम फिर से वापस चांद पर पहुंचेंगे। सपोर्ट किया, वैसा का वैसा उनके दूसरे जो हमारे स्पेस के साइंटिस्ट है उनकी मदद की, उनको साथ खड़े रहे कि चिंता मत करो, क्या बात है, एक बार हम पीछे रह गए तो दूसरी बार जब हमारा चांद पर पहुंचने का भी पहला अगर दुनिया में नाम आता है तो चांद दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने का हिंदुस्तान का नाम आता है। दुनिया में सबसे पहले पहुंचे। आज हमारा देश हर जगह आगे जा रहा, आगे के नाम में भारत का नाम आने लग गया है। दुनिया के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान देते हैं। कोई प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप हमें ऑटोग्राफ दे दो, अगर भाई पड़ोसी को ऑटोग्राफ, फौजी साहब आपसे इनसे ऑटोग्राफ लोगों की है, बराबर के लोग हैं, कोई नहीं देता ऑटोग्राफ। क्या है, कोई सेलिब्रिटी होती है उसी से ऑटोग्राफ मांगा जाता है। साहब सही गलत है? आज दुनिया के जितने देश है उनके लिए सेलिब्रिटी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे लोग फोटोग्राफ मांगते हैं प्रधानमंत्री। और दूसरे प्रधानमंत्रियों का जिक्र करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, अब दुनिया के अंदर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई बात करते हैं तो दुनिया सुनती है। मोदी जी कहते हैं कि योग सबसे बढ़िया स्वास्थ्य के लिए, तो दुनिया में योग मनाना शुरू कर दिया जाता। आज 135 देशों में योग बनाया जाता है, मोदी जी ने कह दिया। आज बाजरा खाने के लिए मोदी जी ने कहा कि बाजरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दुनिया को कहा खाओ। आज पूरी दुनिया बाजरा खाने लग गई, मिलेट सीरियल खाने लग गई। इसीलिए तो विश्व गुरु किसे कहते हैं? जिसका पीछे दुनिया चले उसी को तो विश्व गुरु कहते हैं। हम कहते थे विश्व गुरु बाप बने बन रहा है। आज चांद पर चाहे आज बाजरा खाने की उन्होंने जिक्र की, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा हमारे किसान को, और वो भी हिंदुस्तान के किसानों को। और हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा राजस्थान, और राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। सबसे ज्यादा बाढ़ जरा राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में होता है। हमने बाजरा अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर खोल दिया बाड़मेर के अंदर। अब बाजरा अनुसंधान गुड़ामालानी में स्वीकृत हो गया बाजरा अनुसंधान केंद्र। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस तरह के काम हुए हैं, आज चाहे बाजरा अनुसंधान केंद्र, दुनिया के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही होती है, आपको बताना चाहता हूं, पहले जब कोई प्रधानमंत्री जाते थे कि सेमिनार होता था दुनिया के देशों के, तो भारत का नंबर आता था तो कुछ लोग निकल जाते थे, सीटें आधी खाली रहती थी। आज बड़े बड़े देश के लोग बैठते हैं, वहां पर सेमिनार में चर्चा होती है, तो उस समय उनकी सीटें खाली रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब बोलना शुरू होते हैं, सबको पता है कि इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, एक सीट भी खाली नहीं रहती, सब नरेंद्र मोदी जी को सुनते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई लोग इतना प्रधानमंत्री जी करने के बावजूद भी कहते हैं कि आपने क्या किया, कुछ किया क्या नहीं किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर तो हुआ ही हुआ, लेकिन मैं राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूंसी का भी आपको हिसाब देना चाहता हूं। मैं हिसाब दूंगा, मैं कोई काम चोर नहीं हूं। मैंने 5 साल तक जनता के बीच में रहा हूं, तो मैंने काम भी किया। हो सकता है कि मेरे को लोकसभा पूरा क्षेत्र था मेरे पास में, पूरा हिंदुस्तान था, मेरे विश्व की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर कोई है तो बाड़मेर जैसलमेर है। दुनिया की सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर कोई है तो लद्दाख है, लद्दाख के बाद में बाड़मेर जैसलमेर है। 500 साढ़े 500 किलोमीटर में इधर से जाता हूं, तब वहां पहुंचता हूं, तब 500 किलोमीटर हो जाते हैं। मैं सिवाना के बॉर्डर से निकलता हूं और जैसलमेर के अंतिम बॉर्डर तक पहुंचता हूं, उधर बीकानेर के पास में, तो 550 किलोमीटर होता है। इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इतने बड़े तो राज्य नहीं है कहीं जितना बड़ा बाड़मेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके अंदर कई पहले सांसद थे, उनको वो गए आए नहीं आए, पहले हमने ये भी देखा, एक बार आए दोबारा कभी आते भी नहीं थे, चुनाव जीत कर चले जाते, ऐसे भी बाड़मेर जैसलमेर के शासन हुए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने मेरे प्रधानमंत्री जी के जो मेरे को काम सौंपा था राष्ट्र के लिए, कृषि के लिए, किसान कल्याण के लिए, तो वो भी मैंने किया। देश भर में घूमकर
और योजनाओं बनाकर किसानों के लिए, चाहे किसान सम्मान निधि के हो, चाहे एफपीओ बनाना हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर पे काम करना हो, सारे किए। रिसर्च के ऊपर जो हुआ मेरे से करने का मैंने काम किया 5 साल में। लेकिन उसके अलावा भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मैंने छोड़ा नहीं। मैं हर शनिवार रविवार को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी आता था। सबसे ज्यादा कोई मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए तो कोई भी सांसद भी नहीं आए जितना मैं एक मंत्री रहते हुए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गया हूँ। सब जगह पर हो सकता मैं नहीं भी पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने पूरे प्रयास किए कि मैं सब जगह जाऊं। मैंने सब जगह जाने की कोशिश की और सफल भी हुआ हूँ सब जगह जाने के बाद। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहां पर जाने के बाद मैंने जब जनता की समस्याओं को सुना, देखा, तो उसके बाद मैंने जो काम करवाए वो गिनती करके बताता हूँ कि सबसे पहले तो बाड़मेर की हमारी रिफाइनरी जो बन रही है 73,000 करोड़ रुपए की, वो भी बाड़मेर के अंदर बन रही है रिफाइनरी। और उसके बाद में बाजरा का अनुसंधान केंद्र गुड़ामालानी के अंदर हुआ। और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि उसके बाद में उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट की जो है वो भी अब आपके खड़ा होने को जा रहा है। वहां पर उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बनेगा, हमारे आने जाने की सुविधाएं हो जाएंगी। और अगर हाईवे की बात करता हूँ, नेशनल हाईवे की अगर बात करता हूँ, तो मैंने बाड़मेर जैसलमेर जिले के लोकसभा क्षेत्र में 700 किलोमीटर बनाए हैं। जिसमें भारतमाला की सड़क भी है, तो जो एक्सप्रेस वे बना है जो बालोतरा के पास से निकलता है। इसके अलावा जो हाईवे है जो बालोतरा से लेकर जालोर तक सड़क है, उनके बाईपास सारे गांवों के बनाई। ऐसे ही हमारे बागुंडी से पचपदरा के 4 लाइन बनाने की बात की हो, चाहे बाड़मेर का बाईपास हो, चाहे रामगढ़ या इधर उधर वहाँ पे अपने जो हाईवे सड़क बन रही है वो, चाहे आपके चौटन की सड़क हो, ये भारत जितनी भी NHI की सड़कें ये टोटल मिलाकर मैंने बाड़मेर जैसलमेर में 700 किलोमीटर सड़क बनाई है। यहाँ पर 700 किलोमीटर किसे कहते हैं? फिर भी कई लोगों को कहने का आदत है, वो कहेंगे, मेरे को उससे कोई चिंता नहीं है। और सड़क दूसरी ग्रिप सड़क है जो सेना के द्वारा सड़क बनाई जाती है, उस ग्रिप की सड़कें भी मैंने लगभग 1400 किलोमीटर सड़कें बनाई है। 1400 किलोमीटर ग्रिप की सड़कें, मैं सॉरी माफी चाहूंगा, ग्रिप की सड़कें जो है वो 580 किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है वो 1404 किलोमीटर बनाई है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क बनती है तो सीधी वहां से स्वीकृत होती है। इसके लिए सांसद के साइन होते हैं तभी वो बनती है। एक एक सड़क मेरे हाथ से निकलेगी, कौन सी सड़क बननी चाहिए, मेरे साइनों से निकली है सड़कें, वो मैंने सड़कें बनाई 1400 किलोमीटर। ऐसे ही उज्ज्वला गैस योजना के अंदर गैस के कनेक्शन जो फ्री दिए गए वो 4,90,000 बहनों को दिए गए बाड़मेर जैसलमेर में। इसी प्रकार से गरीब अन्न जो है फ्री राशन दिया जा रहा है, वो 4,40,000 लोगों को दिया जा रहा है फ्री में राशन सामग्री। ऐसे ही बाड़मेर जैसलमेर मेडिकल कॉलेज एक खुल गया 300 करोड़ का जैसलमेर के अंदर। और इसी प्रकार से नेशनल हेल्थ मिशन में 140 करोड़ दिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के अंदर 129 करोड़ दिए। ऐसे ही सोलर के ऊपर जो बनाए जा रहे हैं, मैंने कहा कि हमारे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सोलर की बहुत बड़ी संभावना है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोलर हब बने। तो आज 20,000 करोड़ रुपए सोलर के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। ऐसे ही विद्युत के कनेक्शन है जो 2,45,000 हुए। और ऐसे ही रेल के विकास कार्य हुए जो 1,300 करोड़ है, चाहे वो आपके रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, चाहे रेलवे के नए बनाने हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य करने का काम हो, ये सारे जो काम किए जा रहे हैं उनमें 1,371 करोड़ हुए। नवीन डाकघर, नए डाकघर बनाए, वो 321 डाकघर खुले बाड़मेर जैसलमेर में। नए टावर जो लगे, वो टावर लगाने के भी 980 टावर इस बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लगे। जल जीवन मिशन में 5300 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास जो बनाए जाते हैं 2,22,000 बने। इसी प्रकार से फसल बीमा का भी पैसा है वो लगभग 1,200 करोड़ रुपए मिले। और इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि के भी 1,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा किसान सम्मान निधि का मिला। और इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरे क्षेत्र में नहीं, देश के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। एम्स कितने थे? 7 थे, देश में 22 एम्स होंगे। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 648 मेडिकल कॉलेज हो गए, डबल। इसी प्रकार से हवाई अड्डे का मैंने 74 का कहा, 50 हो गए। इसी प्रकार से मैं इसके फिगर दे सकता हूँ, बहुत डिफरेंस मेरे पास में, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इतना काम हुआ है, ये भी मैंने बहुत मुश्किल से किस तरह से कराया मेरा जी जानता है, क्योंकि राजस्थान की सरकार मेरे साथ नहीं थी। राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार थी जो नहीं चाहती थी कि राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर का विकास हो, राजस्थान का विकास हो।
क्योंकि पैसा केंद्र से आता है लेकिन वो नीचे खर्च करने का काम राज्य सरकार का होता है। हर प्रकार का जो पैसा आता है केंद्र सरकार का जिम्मेवारी हो, सिर्फ एक किसान सम्मान निधि का पैसा जो डायरेक्ट भेजते हैं, उसमें भी खाते उनसे लिए जाते हैं कि कौन सा एक किसान है, उसके भी फिगर लिए जाते हैं। 2 महीने के बेचारों को, किसानों को पैसा भी नहीं दिया क्योंकि उन्होंने लिस्ट ही नहीं भेजी, दूसरे राज्यों ने भेज दी। इस प्रकार से केंद्र का पैसा राज्य का पैसा होता है। केंद्र का पैसा है वो राज्य को खर्च करना होता है, उसके अंदर खर्चा नहीं किया उन्होंने। अभी जिक्र किया, इन्होंने कहा कि 34,000 करोड़ रुपए पानी के मिले, लेकिन पानी का खर्चा उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से घर घर टूटी नहीं लगी। लेकिन अब वो हर घर टूटी लगेगी। एक भी घर पीछे नहीं छोड़ूंगा जिस घर में नल का कनेक्शन नहीं होगा मीठे पानी का। अब हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई है यहाँ पे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी नाम भेजने थे, उन बेचारों के घरों को छोड़ दिया, उन्होंने नाम नहीं भेजे गरीबों के। इसी प्रकार से उन्होंने खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम छोड़ दिए। जो पैसा नीचे आना चाहिए, आज मैं आपको ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट मेरा उत्तरलाई का कब का बन गया होता। उत्तरलाई का एयरपोर्ट आज से 2 साल पहले बनकर खड़ा हो जाता और उद्घाटन हो जाता और आज हमारी फ्लाइटें उड़ती। लेकिन 4.5 साल पहले मैंने वहां से एयरपोर्ट को स्वीकृत भारत सरकार कर करवा दिया था, लेकिन राजस्थान की सरकार ने जमीन नहीं दी। मैंने बहुत कहा मेरे को जमीन दे दो, राज्य सरकार से तुम्हारा क्या जाएगा, लेकिन जमीन के अभाव में वो प्रोजेक्ट अटका रहा। लेकिन अब आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, जमीन स्वीकृत हो गई, राजस्थान में सरकार बदल गई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, उन्होंने सनातन को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने हिंदू धर्म को भी नहीं बख्शा। बाकी राजनीति करनी वहां करो, तुम कम से कम सनातन के ऊपर तो ना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनातन की बात आती है तो मैंने वहां पर खेमा बाबा का मंदिर है, जहां पर बाइतू के अंदर मैंने पिछली सरकार के अंदर जब मैं एमएलए था तो मैंने पैनोरामा घोषित कर दिया था, वहां पर स्वीकृत करवा दिया था और 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। लेकिन इन्होंने सरकार बनते ही उस खेमा बाबा के मंदिर के पैनोरामा को भी रोक दिया, उन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं कहता हूं कि वहां पैनोरामा बनेगा, 5 करोड़ रुपए खर्च होकर बहुत शानदार पैनोरामा बनेगा। लेकिन इन्होंने इस तरह से राजस्थान के अंदर जिस तरह की बातें की उसने राजस्थान के अंदर, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे कई काम ऐसे जो मेरे मन में थे, जो ये काम राजस्थान की सरकार नहीं होने की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले कल के अंदर मैं ईमानदारी से कहता हूं कि राजस्थान को, हम बाड़मेर जैसलमेर को आने वाले समय में जिस तरह से हमारी कृषि के अंदर अब राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान आगे बढ़े, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी राजस्थान आगे बढ़े। और मैं भाई साहब आज कह रहा हूं, बाड़मेर जिला भविष्य के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में आपके सूरत और अहमदाबाद जैसे बराबरी में ना आ जाए तो मैं आपको आज यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। क्योंकि जो रिफाइनरी हमारे यहाँ पर आई है, उस रिफाइनरी से 135 प्रकार के प्रोडक्ट निकलते हैं। 135 प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट निकलेंगे जिनकी अलग अलग इंडस्ट्रीज लगेगी वहां पर। वहां उद्योग का बड़ा हब बनेगा और रोजगार के लिए लोग दुनिया से वहां आएंगे। जाना तो बहुत दूर की चीज है, आप लोगों को भी मैं ये कह के जा रहा हूं कि आने वाले समय नरेंद्र मोदी जी जो हमें रिफाइनरी दी है, उस रिफाइनरी की वजह से मेरे वहां पर रोजगार के बहुत बड़ा एक सेंटर बनेगा। वहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, कई प्रकार के, चाहे रबड़ की फैक्ट्रियां हो, चाहे टायरों की फैक्ट्री हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे कलर केमिकल की हो, इस प्रकार की सैकड़ों कंपनियां वहां पर लगेगी और बाड़मेर जिला सबसे आगे निकलने की होड़ में निश्चित रूप से आएगा। हाँ, ये जरूर है कि इसमें कुछ समय लग सकता है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि एक बड़ा यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक वो सेमिनार की थी, जिस प्रकार की गुजरात वाइब्रेट गुजरात, वैसा ही भविष्य के अंदर अब डबल इंजन की सरकार बनी है, वहां पर हम वाइब्रेट गुजरात की तरफ वहां पर प्रो काम करेंगे और बड़े बड़े उद्योग जगत के लोगों को वहां पर बुलाएंगे। हमारे वहां के व्यापारी उनको भी कहेंगे कि आप इस प्रोग्राम में आओ, उसके लिए हम ट्रेनिंग भी देंगे। हम अपने अभी जो SPCL है वहां से मैंने बात भी की है कि आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी हमारे को ट्रेनिंग दीजिए, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी उसकी रिपोर्ट बताइए, हमारे तो उसकी मेरी प्लानिंग चल रहा है। और भविष्य के अंदर वहाँ के लोग भी रोजगार प्राप्त करेंगे, बाहर के भी। हमारा हिंदुस्तान का सब आगे बढ़ने वाला प्रदेशों के अंदर बाड़मेर जैसलमेर राज्यों के जिलों के अंदर आए, इसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे जो 5 साल के अंदर संभव हुआ उतना मैंने करने की कोशिश की है। हाँ, ये जरूर है कि मेरा क्षेत्रफल इतना बड़ा है, मैं सांसद हूँ, इस नाते मैंने प्रयास जरूर किए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे करूँ। मैंने कई काम किए और भी करेंगे। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर
जो जो हमने सपने देखे वो हमारे पूरे हुए हैं। अगर हुए हो तो आप साथ देना। हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, नारे लगाते थे, लेकिन उस कश्मीर के अंदर गोलियां चलती थी तो गोलियों का हिसाब पूछा जाता था। सैनिकों से कहा जाता कहाँ गोली चली, हिसाब पूछते थे। और ये भी कि सैनिकों से ये भी कहते थे कि वहां पर आपके पास में जिस तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर सामने से सीज फायर तोड़ देते, पाकिस्तान से गोलियां चलती थी तो दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती, तब तक तो हमारे देश के सैनिक शहीद हो जाते थे। अब किसी को गोलियों का हिसाब नहीं पूछा जाता। और जितने भी आतंकवादी आते हैं, जितने भी अगर कोई पाकिस्तान से गोलियां चलती है तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, जरूरत पड़ती है तो घर में घुसकर मारा जाता है। इसलिए बदल रहा है। धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हम कहते थे जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वहां शहीद हुए थे मुखर्जी जी, वो धारा 370 हट गई और भगवान श्री राम का मंदिर भव्य अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया। हम कहते थे भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, इससे पहले तो आपको पता है कितने लोगों ने जाने दी होगी भगवान श्री राम के लिए, मंदिर के लिए। जब तोड़ा उस समय बाबर ने, उस मंदिर के अंदर जिस तरह से उस समय तोड़ा गया था, उस समय के वो जो राम भक्त थे उनकी क्या दशा हुई होगी, किस तरह से आपने देखा होगा। सुनना, अगर रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने सोचने मात्र से। आज हम किसी मंदिर में जाते हैं जहाँ हमारी मंदिर के अंदर हमारी आस्था है, उस आस्था के मंदिर को अगर कोई तोड़ के चला जाए तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है, क्या उस समय हमारे पूर्वजों में नहीं गुजरी होगी। ऐसा एक मंदिर नहीं, देश भर के अंदर अन्य अन्य जगह पर मंदिरों को तोड़ना के लोगों ने काम किया था, लेकिन अब आने वाले समय में उन मंदिरों का पुनर्जागरण किया जाएगा और मंदिरों को वापस बनाया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, सोच लो, आप चिंता ना करो, ये तो एक सिर्फ शुरुआत में कहते हैं ना झांकी है। और कई नेता हमारे, कई भाई कहते हैं मथुरा और काशी बाकी नहीं है, मैं तो कहता हूँ और भी कई मंदिर और बाकी है, सबको करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग संभल नहीं रहे। राम ने इतना कर दिया, ये लोग राम को काल्पनिक बताते थे। ये तो भगवान श्री राम हुए ही नहीं। अगर तुम्हारे इतना ही था तो राम सेतु को तोड़ देते ना, पता चल जाता तुम्हारे को। गए ना 4-5 बार मशीनें बड़ी बड़ी ले जाकर के राम सेतु को तोड़ेंगे, राम सेतु को तोड़ेंगे, कर गए, चले गए, वो राम सेतु को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि उस पत्थर के पास मशीनें जाती थी तो मशीनें टूट जाती थी, लेकिन राम सेतु नहीं टूटता था। इसलिए हमारे भगवान श्री राम के सेतु को भी उन्होंने काल्पनिक बताया और हलफनामा दिया कि राम कोर्ट के अंदर लिख के दिया राम मंदिर का, राम मंदिर था वहां पे, है था ही नहीं। और आज वो जिस तरह से, वही लोग आज जिस तरह से सनातन को गाली देते हैं, आज वही लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त हो जाना चाहिए, भगवान श्री राम ये जो हिंदू धर्म है उसको समाप्त कर देना चाहिए। उनमें होड़ मची है कि वो एक सिर्फ अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए सनातन को गाली दे रहे हैं। सनातन को किस तरह से गाली देते हैं कि वो कहते हैं कि सनातन को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए, हिंदू धर्म को जितना जल्दी हो समाप्त हो जाना चाहिए। वो कभी कोई कहता है हिंदू धर्म तो कोरोना है, जैसे कोरोना को समाप्त किया वैसे हिंदू धर्म को खत्म कर दो। उससे भी आगे बढ़कर कोई बोलता है यूपीए का व्यक्ति कि ये तो एड्स है, जिस तरह से एड्स जैसी बीमारी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कई आए कई चले गए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, ऐसे कई आए, तुम्हारे जैसे फागलियां कई आएगी कई जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, ये सनातन तो ऐसे ही चलेगा। अब तो चल पड़ी हमारी गाड़ी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तुम लोग चाहे गालियां दोगे तो अगली बार, इस बार तो 44 आए थे, अगली बार मोदी जी कह रहे हैं ना 0, ऐसी स्थिति बनेगी इनकी। और इस राह पर चल पड़े। भगवान सब सत्य के साथ रहता है और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए, मेरा हो सकता है मेरे लिए नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे देश के लिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपके पास में एक समय है, सिर्फ आपको एक दिन देना है। और वो एक दिन इतना महत्वपूर्ण है कि 25 साल जो आपने पिछले 5 साल में गड्ढे खोदे हुए थे उनके भरने का काम किया था, इस बार रंग भरने का काम हुआ है विश्व गुरु बनाने की, विकसित भारत की। और अगले 5 साल में जो काम होंगे वो हमारे 1000 साल की इबादत को लिखने वाले होंगे, 1000 साल को तय करेंगे।
इसलिए मेरे भाइयों, इस देश के लिए आपको समय देना है। मैं तो कहना चाहता हूँ आज से ही लग जाना चाहिए। हमारे लिए देश पहले, जिस तरह से जापान के लोग देश पहले मानते थे, जापान को तरक्की करके लेके चले गए, इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सभी के प्रयासों से 400 प्लस सीटें हमें ले जानी है राजस्थान, हिंदुस्तान के अंदर, जो मोदी जी ने कहा है इस अगली बार 400 पार, अगली बार 400 पार। जोर से बोलो सारे, नारा लगा, हाथ तुम खड़े करके, अगली बार 400 पार। ये हमें संकल्प लेके जाना है। मैं भी आपके बीच में इसीलिए आया हूं कि जब मोदी जी के 400 प्लस और माला पिरोई जाए तो उसमें से एक बाड़मेर जैसलमेर का भी मणका हो। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपके बीच में आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे आशीर्वाद देना। और आपका आशीर्वाद मेरे लिए तो है ही, लेकिन मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए ये आपका आशीर्वाद पूरे देश के लिए निश्चित रूप से आगे जाकर विकसित भारत की नींव रखेगा। तो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दें। और आप सबको यही कहता हूं कि अब हम आने वाले समय के अंदर रुकने वाले नहीं है, अब थकने वाले नहीं है। अब मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला, अब हैट्रिक मारेंगे और बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और यहाँ भी आएगी और राजस्थान में भी बार बार आएगी। ऐसा हम संकल्प लेकर यहाँ से जाएं, अपने देश को विकसित बनाएं। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिले, ताकि हम आने वाले समय के अंदर भारत को एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में ले जाकर खड़ा कर सकें। उन गरीबों के लिए, उन युवाओं के लिए, उन माताओं के लिए, उन किसानों के लिए हम समर्पित होकर यहाँ से चलें, हम देश को मजबूत बनाएं। ऐसा निवेदन करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब ने मेरी बात को सुना और इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद।